एवरीवन, अब हम लोग पहले तो केमिस्ट्री के बेसिक टर्म्स सीख लें, क्योंकि आपको हायर एजुकेशन के लिए पहले आपके बेसिक टर्म्स क्लियर होने चाहिए। तो बेसिक टर्म्स में हम केमिस्ट्री के बेसिक टर्म्स ही शुरू करने जा रहे हैं। तो उसमें हम सारे टर्म्स जितने भी इस लेक्चर में हो पाएंगे वो उस टर्म्स को सीखेंगे। तो फर्स्टली हम बात करते हैं मैटर की। मैटर की बात करते हैं, देखो जितनी लिविंग थिंग्स होती हैं उसके बाद जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वो सभी मैटर्स होती हैं। तो मैटर्स क्या होती है, कोई भी चीज़ होती है, कोई भी सामान होता है, मैटर होता है। तो मैटर की एक डिफिनेशन होती है। फर्स्ट पॉइंट, तो कोई भी चीज़ मैटर कब होगी, जब वो स्पेस ऑक्यूपाई करेगी, मतलब वो स्पेस लेगी। जैसे कि ये बोर्ड है, ये बोर्ड एक स्पेस ले रहा है ना, तो ये मैटर है। एंड सेकेंड उसका क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा कि विच हैव मास। मतलब कोई भी चीज़ मैटर कब होगी, जब कोई स्पेस लेगी, उसको रखने के लिए जगह चाहिए होगी और उसके पास कोई अपना उसका मास होगा, तो वो चीज़ क्या होगी, मैटर होगी। मैटर मतलब हर सामान उसमें मैटर आ जाएगा, ठीक है। अभी मैटर्स कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब आप लोग के दिमाग में थोड़ा सा ये आ रहा होगा कि गैस जो होता है वो कहाँ स्पेस लेता है। क्यों नहीं, हमारे इन्वायरमेंट में सारी गैसेस फैली होती है, तो क्या वो स्पेस नहीं लेती, वो भी सब स्पेस लेती है। तो गैस क्या होता है, पूरे इन्वायरमेंट में स्पेस लेता है। तो हम सॉलिड, लिक्विड और गैस का अकॉर्डिंग टू देयर मॉलिक्यूल्स हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो सॉलिड में, लिक्विड में एंड गैस में। सॉलिड में क्या होता है, जो इसका शेप होता है वो डिफिनिट होता है, डिफिनिट शेप होता है एंड डिफिनिट वैल्यू। जो सॉलिड होता है उसका शेप भी डिफिनिट होता है, उसका वैल्यू भी डिफिनिट होता है, मतलब वो फिक्स होता है। जैसे कि मेरे हाथ में जो मार्कर है ये सॉलिड स्टेट में, तो इसका शेप फिक्स है। अब मैं इसको किसी भी मीडियम में रखूंगी, इसका शेप ऐसा ही रहेगा और इसका वैल्यूम जो है वो भी डिफिनिट होता है। तो किसी भी सॉलिड का वैल्यूम कैसे निकालते हैं आप लोग, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। तो इसका वैल्यू, इसका एक लेंथ होगा, इसका एक ब्रेथ होगा और इसकी एक हाइट होगी। हर चीज़ आपके पास जो वो 3D में है ना, तो 3D में तो इसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट होगी। तो उसी के लिए सॉलिड के जो शेप्स होते हैं वो भी डिफिनिट होते हैं और वैल्यूम जो होते हैं वो भी डिफिनिट होते हैं। उसके बाद हम लिक्विड में आ जाते हैं। अब लिक्विड का जो शेप होता है वो इनडिफिनिट होता है। लिक्विड का शेप होता है इनडिफिनिट। ये क्या करता है, ये जिस भी कंटेनर में, कंटेनर मतलब किसी भी बर्तन में, जिस भी बर्तन में रखा जाता है उस बर्तन का शेप ले लेता है, लेकिन इसका वैल्यूम क्या होता है, डिफिनिट होता है। और लिक्विड का वैल्यूम किस में होता है, लिक्विड का वैल्यूम होता है लीटर में, लीटर में या फिर ml में, ठीक है। तो जो लिक्विड है, लिक्विड का शेप जो होता है इनडिफिनिट होता है एंड वैल्यूम जो होती है डिफिनिट होती है। एंड गैस का indefinite shape and indefinite value। गैस जो होता है उसका शेप भी इंडेफिनिट होता है और उसकी वैल्यू भी इंडेफिनिट होती है। मतलब गैस, अब आप किसी भी, कोई भी परफ्यूम की बॉटल अगर आप किसी भी रूम में इसको खोल दे रहे हैं तो पूरे रूम में ही वो फैल जाएगी। उसका शेप भी डिफिनिट नहीं होता और उसका वैल्यूम भी डिफिनिट नहीं होता है। अब ये तो हमको पता है, ये तो हमको बचपन से ही बताया जा रहा है कि सॉलिड में ऐसा होता है, लिक्विड में ऐसा होता है और गैस में ऐसा होता है। बट ऐसा क्यों होता है, क्यों सॉलिड का शेप डिफिनिट होता है, क्यों लिक्विड और गैस का शेप इनडिफिनिट होता है, ये क्यों होता है, ये होता है इनके मॉलिक्यूल्स की वजह से, ठीक है। अब मॉलिक्यूल्स मतलब सोचो कि छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे दाने हैं। अब जैसे सॉलिड है, सपोज एक सॉलिड का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब सॉलिड में जो उसके मॉलिक्यूल्स होंगे ये क्लोज्ड पैक होंगे, सॉलिड में जो इसके मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्लोज पैक होंगे और इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में आपको एक थोड़ी सी स्पेस दिख रही होगी ना, इसको बोलते हैं इनर मॉलिक्यूलर स्पेस।
मॉलिक्यूल्स के अंदर वाली स्पेस, इनर मॉलिक्यूलर स्पेस, इनर मॉलिक्यूलर स्पेस। तो जो सॉलिड्स होते हैं उनका देखो, उनके बीच में जो इनर मॉलिक्यूलर स्पेस होता है ये क्या होता है, ये बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम होता है, इसीलिए इसके मॉलिक्यूल्स जो है मूवमेंट नहीं कर पाते हैं और इनका जो शेप होता है वो डिफिनेट हो जाता है। एक चीज़ और होती है, इनके दो मॉलिक्यूल्स के आपस के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स लगता है, अट्रैक्शन फोर्स, मॉलिक्यूल्स के बीच में लग रहा है तो मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स, ठीक है, या फिर आप उसको वंडर वॉल फोर्स भी कहते हैं। तो इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में एक फोर्स लगता है जिसकी वजह से ये दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे को अपने पास खींचे रहते हैं और इसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे से दूर नहीं जा पाते हैं और जो इनका शेप रहता है वो चेंज नहीं हो पाता है। तो इसलिए सॉलिड में क्या होता है, सॉलिड में इनर मॉलिक्यूलर स्पेस जो होता है कम होता है और अट्रैक्शन फोर्स जो होता है वो हाई होता है, इसीलिए इसका जो शेप होता है वो डिफिनिट होता है और वैल्यू भी डिफिनिट होती है। सेकेंड आ जाते हैं हम लिक्विड पे। अब सेम ऐसे ही एक हमने बनाया, ये हम कोई मैटर बना रहे हैं, ठीक है, ये लिक्विड स्टेट में है। अब देखो इनके बीच में आप लोगों को ऐसे ही दिख जा रहा है कि इतना सारा इनर मॉलिक्यूलर स्पेस है, मतलब इनके अंदर इनर मॉलिक्यूलर स्पेस किससे, सॉलिड से तो ज़्यादा है। तो ये इसमें क्या करते हैं, ये यहाँ से यहाँ तक मूवमेंट कर लेते हैं ना, तभी तो अगर आप पानी गिराते हो या फिर कोई भी लिक्विड ज़मीन पे गिराते हो तो लिक्विड फ्लो कर जाती है, तो ये मूवमेंट कर पाते हैं। तो इसीलिए इनका जो क्या होता है शेप होता है वो इनडिफिनिट होता है और इनके बीच में जो ये मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है ये सॉलिड की तुलना में कम होता है। उसके बाद हम ऐसे ही गैस का बना लेते हैं और गैस में जो इनर मॉलिक्यूलर स्पेस होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है, हाई होता है और इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है, अट्रैक्शन फोर्स या वॉन डेर वाल्स फोर्स वो लेस होता है कंपैरिजन टू लिक्विड एंड सॉलिड, इसीलिए इसका शेप और वैल्यू दोनों ही इनडिफिनिट होता है। अब सो आप लोगों को मैटर का समझ में आ गया होगा कि मैटर का सॉलिड का क्यों शेप डिफिनिट होता है, क्योंकि इसमें इनर मॉलिक्यूलर स्पेस जो होता है वो लेस होता है और अट्रैक्शन फोर्स हाई होता है। इसमें क्या होता है, लिक्विड में इसकी तुलना में इनर मॉलिक्यूलर स्पेस जो होता है वो मीडियम होता है और जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो भी इसकी तुलना में लेस होता है और गैस में सबसे लेस इनर मॉलिक्यूलर स्पेस होता है और अट्रैक्शन फोर्स भी सबसे कम होता है। जब भी आप लोगों ने मैटर पढ़ लिया तो अब हम आते हैं मैटर की बेसिक यूनिट पर। बेसिक यूनिट ऑफ मैटर, मैटर की हम आते हैं बेसिक यूनिट पे। बेसिक यूनिट मतलब ये मैटर किस चीज़ से मिलके बना है। तो जब मैटर को तोड़ते गए तो जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है उसको क्या कहते हैं, तो उसको बोलते हैं एटम। एटम क्या है, जो स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर, जो क्या करता है, जो फ्री स्टेट में नहीं रह सकता है, विच डू नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट, ये फ्री स्टेट में नहीं रह सकता, बट पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शंस। मतलब जो एटम होता है वो क्या होता है, वो स्मॉलेस्ट पार्ट होता है जो फ्री स्टेट में नहीं रह सकता है। कोई भी एटम फ्री स्टेट में नहीं रह सकता है वो, लेकिन वो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, क्योंकि केमिकल रिएक्शन में भले ही मॉलिक्यूल्स आप लगाते हो लेकिन रिएक्ट हमेशा एटम करता है, तो केमिकल रिएक्शन में एटम रिएक्ट करता है। अब हम आते हैं एटम क्या है एक्चुअली में। एटम एक क्या है, एक गोला है। कैसा गोला है, जिसके इसमें क्लाउड्स होते हैं, ठीक है, क्लाउड्स, ये साइड में सारे क्लाउड्स होते हैं और बीच में इसके एक हैवी पार्ट होता है जो इसका होता है न्यूक्लियस।
ये होता है न्यूक्लियस। एंड ये जो बाहर के पार्ट्स होते हैं ये होते हैं इसके ऑर्बिट्स, ठीक है। तो ये जो बीच वाला पार्ट होता है न्यूक्लियस, इसमें होते हैं न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, और इसके ऑर्बिट्स में क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, जो कि क्या करते हैं मूवमेंट करते हैं। अब जो इलेक्ट्रॉन्स होता है इसका वेट जो होता है बहुत कम होता है, और तो इसीलिए जो एटम होता है उसका सारा वेट कहाँ पर होता है, उसके न्यूक्लियस में होता है, और बाकी सारा क्लाउडली स्ट्रक्चर होता है। अब देखो जो प्रोटॉन होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। जो इलेक्ट्रॉन होता है वो होता है नेगेटिवली चार्ज। एंड जो न्यूट्रॉन्स होता है इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, इसीलिए कोई भी एटम जो होता है, न्यूट्रल एटम जो होता है, उसमें जितने प्रोटॉन्स के नंबर होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स के नंबर होते हैं, ठीक है। तो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के ऑर्बिट्स में होते हैं, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स के ऑर्बिट में होते हैं और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के न्यूक्लियस में होते हैं, और प्रोटॉन हमेशा पॉजिटिवली चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है, ठीक है। अब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स पढ़ लिए, तो अब कोई भी जो एटम होता है उसका सिंबल कैसे लिखते हैं, ठीक है। कोई भी एटम हो गया उसका सिंबल लिखने का प्रोसेस ये है कि आप उस एटम का पहला नेम लिख दिया, ठीक है, पहला नेम का कैपिटल लेटर, उसके बाद यहाँ पर लिखते हैं उसका एटॉमिक नंबर, और ऊपर लिखते हैं उसका एटॉमिक मास या फिर मास नंबर, ठीक है। नीचे लिखते हैं एटॉमिक नंबर और ऊपर लिखते हैं मास नंबर। एटॉमिक नंबर को ए से रिप्रेजेंट करते हैं और ये है मास नंबर, ठीक है। एटॉमिक नंबर क्या होता है, किसी भी न्यूट्रल एटम में प्रोटॉन्स के नंबर जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के नंबर जो होते हैं, वही उसका एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स के जितने नंबर होते हैं वो होता है उसका मास नंबर, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के नंबर जो होते हैं वही उसका एटॉमिक नंबर होता है, और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो उसका होता है मास नंबर, ठीक है। एटम्स का तो क्लियर हो गया कि ये क्या होते हैं, स्मॉलेस्ट पार्ट होते हैं, इनके बीच में एक डेंस पार्ट होता है उसका न्यूक्लियस, जहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स रहते हैं, और किसी भी एटम का पूरा कंप्लीटली वेट जो होता है उसके न्यूक्लियस में ही होता है, उसके आउटर सेल में ऑर्बिट्स बने होते हैं, आउटर पार्ट में ऑर्बिट्स बने होते हैं जिसमें क्या होता है इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करता है। तो ये हो गया एटम्स के बारे में। अब एटम्स से आते हैं हम मॉलिक्यूल्स पर। एटम से हम आते हैं अब मॉलिक्यूल्स पर। मॉलिक्यूल्स क्या है, ये भी स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर, बट इसमें क्या थोड़ा सा ही डिफरेंट है, इट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट, और एटम क्या होता था वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता था, बट डू नॉट टेक प्लेस इन केमिकल रिएक्शंस। तो ये क्या होते हैं, ये फ्री स्टेट में होते हैं और किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्ट नहीं लेते हैं, ठीक है। अब मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, उसको होता है एटॉमिसिटी, ठीक है। अब जैसे कि हमको पता है कि जो जितने भी जीरो ब्लॉक्स एलिमेंट्स हैं या जीरो रो के एलिमेंट्स हैं या 18 पार्ट के एलिमेंट्स हैं या फिर नोबल गैसेस हैं, वो मोनोएटॉमिक, मतलब वो He, हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये ऐसे एक सिंगल फॉर्म में रह सकते हैं, तो इनकी एटॉमिसिटी कितनी है 1 है, तो इनको क्या बोलते हैं मोनोएटॉमिक। उसके बाद दूसरे होते हैं, जैसे हम गैसेस देखते हैं H2, O2, Cl2, ये गैसेस हैं, तो इसमें आप देख रहे हो कि इसमें हाइड्रोजन के कितने एटम्स होंगे, 2 एटम्स होंगे, तो ये क्या है, ऐसे डायटॉमिक है। उसके बाद क्या होते हैं, थर्ड साइड उसके होते हैं पॉलीएटॉमिक, जैसे P4 हो गया, S8 हो गया, इसमें S के कितने मॉलिक्यूल्स है, A, S के कितने एटम्स है A, और T के कितने एटम्स है 4 है, तो ये हो गया इसके पॉलीएटॉमिक्स। तो मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, मॉलिक्यूल्स के जो
स्ट्रक्चर होता है डिपेंड करता है उसकी एटॉमिसिटी पे, उसकी एटॉमिसिटी जितनी होगी उस अकॉर्डिंग उसका स्ट्रक्चर होगा। और मॉलिक्यूल्स क्या है, वो भी स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर है, बट ये फ्री स्टाइल में रहते हैं लेकिन केमिकल रिएक्शन में पार्ट नहीं लेते हैं। ओके, तो फिर मॉलिक्यूल्स हो गया। अब बात करते हैं एलिमेंट्स की। ठीक है, अब है एलिमेंट्स। देखो एलिमेंट्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं जब आपके किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के नंबर फिक्स हो जाते हैं तो वो एक टाइप का एलिमेंट हो जाता है। जैसे मैंने एक एटम लिया, उसमें मैंने कहा कि मेरे एटम में एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, 0 न्यूट्रॉन है, तो ये मैंने फिक्स कर लिया, तो ये इसका 1s1 बन गया और ये हाइड्रोजन एलिमेंट बन गया। तो ये क्या है, ये है स्मॉलेस्ट पार्ट, ये मैटर का स्मॉलेस्ट पार्ट है और इसको किसी भी केमिकल मीन से अलग नहीं किया जा सकता है। केमिकल मीन से डू नॉट सेपरेट बाय केमिकल मीन्स, तो इनको केमिकल मीन से अलग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो एटम्स क्या होते हैं, सॉरी एलिमेंट्स क्या होते हैं जिनको किसी भी केमिकल तरीके से अलग नहीं किया जाता और ये स्मॉलेस्ट पार्ट होते हैं। केमिकल के बाद सॉरी एलिमेंट्स के बाद आते हैं कंपाउंड्स। कंपाउंड्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स का फॉर्म कैसा होता है, 2 और मोर एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर and form compound। तो कंपाउंड्स क्या होते हैं जिसमें एलिमेंट्स, 2 या से ज़्यादा एलिमेंट्स एक दूसरे से कंबाइंड होते हैं और वो कंपाउंड फॉर्म करते हैं। जैसे कि कार्बन और ऑक्सीजन 2 एलिमेंट एक दूसरे से कंबाइंड होंगे तो CO कार्बन मोनोऑक्साइड एंड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड 2 कंपाउंड्स का फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो कंपाउंड्स क्या होते हैं जिसको एलिमेंट्स 2 और मोर एलिमेंट्स एक साथ कंबाइन होते हैं और उसके बाद वो कंपाउंड का फॉर्म करते हैं, जिसका रेशियो क्या होता है, डिफिनिट होता है। डिफिनिट रेशियो होता है, इनका रेशियो डिफिनेशन होता है, तो ये ऐसे कंपाउंड का फॉर्म होता है। कंपाउंड हो गया। और कंपाउंड्स को हम क्या कर सकते हैं, केमिकल प्रोसेस से अलग कर सकते हैं। केमिकल प्रोसेस से कंपाउंड्स को एक दूसरे से अलग कर सकते हैं, बट एलिमेंट्स को नहीं अलग कर सकते थे। एलिमेंट से मिलके कंपाउंड बनता है। ठीक है, अब थर्ड वन इज मिक्सचर। मिक्सचर क्या है, मिक्सचर ऐसा है कि 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर mix with each other and make mixture। मतलब 2 अलग टाइप्स के जो मैटर्स होते हैं वो एक दूसरे में मिलते हैं और मिक्सचर फॉर्म करते हैं। जैसे कि एक शुगर हो गया हमारा एक मैटर, दूसरा हो गया वाटर, ये दोनों अलग अलग मैटर है, ये है सॉलिड स्टेट में, ये है लिक्विड स्टेट में, और ये दोनों जब मिक्स होंगे शुगर वाटर बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये मिक्सचर हो जाएगा। और मिक्सचर को फिजिकल और केमिकल मीन दोनों से अलग किया जा सकता है। उसके बाद अभी कुछ और बेसिक टर्म्स हैं जिसको हम लोग बाद में देखेंगे। फिलहाल आप इतने बेसिक टर्म्स देख लीजिए, उसके बाद की बेसिक टर्म्स हम बाद में देखेंगे।